धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने आए, इसकी वजह है फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज। हमने जनवरी में आपको वादा किया था कि आपको हम फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज के बारे में वीडियो ज़रूर उपलब्ध कराएंगे। इस सिलसिले में हमने फॉर्मेट जो प्रॉफिट एंड लॉस का होता है उसको आपके पास जनवरी 1 तारीख में ही दे दिया है। अब उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बारी आ चुकी है। इससे पहले कि हम आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बताएं तो आपको मैं ये बता दूं कि आप लोग वीडियो शेयर ज़रूर करिए। वीडियो शेयर नहीं हो रहा है। एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। ये सोचिए कि पीछे आपके बोर्ड है, बनाने को तो हम इस बोर्ड पर भी सवाल बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस है, जो प्रॉब्लम है, अगर उनको हम पेपर पर बनाएंगे तो ज़्यादा आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। यदि बोर्ड पर बनाएंगे तो हम देखिए कहाँ खड़े होंगे और कैसे समझाएंगे, काफ़ी प्रॉब्लम होगी। सामने गेट खुला हुआ है जिसकी चमक लाइट इस पर पड़ती है और कम दिखाई देता है। आज तो धूप नहीं हुई है, नहीं तो इस पर बहुत तेज़ लाइट पड़ती है। कॉपी और पेपर पर हम बाकायदे आपको स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि आप इसको शेयर ज़रूर करेंगे। शेयर स्टूडेंट्स नहीं कर रहे हैं, कुछ गिने चुने लोग ही शेयर कर रहे हैं, जो कि हमारी उम्मीदों के अनुसार सही नहीं हो रहा है। मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो शेयर ज़रूर करेंगे और स्टूडेंट्स तक इसको पहुंचाइए। इसमें आप भी सहभागी बनिए। थोड़ी सी आप कोशिश करेंगे तो यह वीडियो वायरल हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। अभी आप खुद ही देखिए, नीचे जब व्यूज़ को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर व्यूज़ कितना होता है, उस व्यूज़ से ही आप समझ जाइए। लेकिन कमेंट आप देखेंगे तो कमेंट में कोई ये नहीं कहता है कि इस वीडियो में कोई कमी है। सभी लोग वाह वाह कहेंगे, लेकिन जब वाह वाह कहते हैं तो वाह वाह होता क्यों नहीं है, यह भी सोचने वाली बात है। कोशिश करिए, आगे काम जरूर होगा। मैं तो देखो मेहनत कर रहा हूँ, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप तक वीडियोज़ को पहुँचा भी रहा हूँ और जितना मुझसे बन पड़ता है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा वीडियो दिया जाए, अच्छी से अच्छी प्रेजेंटेशन की जाए। उसमें कोई भी माइनर पॉइंट भी आपको ऐसा ना हो कि जो समझ में ना आए। हर पहलू को मैं खोल के एक एक पॉइंट को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और उम्मीद भी यही करता हूँ कि आपकी समझ में भी आ जाए और आपको अच्छा लगे और आपकी तरफ से एक प्यारा सा कमेंट मुझे मिले, मुझे प्रोत्साहन मिले। मैं प्रेरित हूँ और अधिक वीडियो बनाने के लिए कोशिश यही करूँगा कि जितनी भी वीडियो बनाई जाए वह सभी आपकी समझ में आए और आपको वह टॉपिक क्लियर हो जाए और एक एक करके आप सब चीज़ समझ जाएं। इसी श्रृंखला में हम अब फाइनल अकाउंट का न्यूमेरिकल सॉल्व करने चलेंगे, लेकिन एकदम डायरेक्ट अनसॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप जो इलस्ट्रेशंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उनको ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि इलस्ट्रेशन से आपको सवाल को सॉल्व करने का एक अच्छा क्लू मिल जाएगा। यदि आप उसको जैसे लाइन कैसे खींची जाए, कैसे कॉलम तैयार किए जाएं, नोट्स टू अकाउंट्स को कैसे बनाया जाता है और इसको किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि जो हमने फाइनल अकाउंट फर्मों का, अन्य इंस्टीट्यूशंस का समझा है, कंपनियों का फाइनल अकाउंट अब नए शेड्यूल के मुताबिक बदल चुका है। उसको बनाया तो छोटे में जाता है, उसका फॉर्मेट तो बहुत छोटा है, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का जो तरीका है नोट्स टू अकाउंट के जरिए वह काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस कॉम्प्लेक्सन को दूर करने के लिए, इस कॉम्प्लिसिटी को दूर करने के लिए आप पहले एग्जाम्पल से ही शुरुआत कीजिए। मैं यही बताने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ कि आप एग्जाम्पल पर ज़्यादा ध्यान देंगे। जैसे ही एग्जाम्पल से आप सभी आइटम्स को, सभी टॉपिक को, सभी मुद्दे पर अगर आप जानकारी ले लेंगे
तब आप अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में भी आ जाएगा और आप सॉल्व भी कर लेंगे। तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए आइए शुरू करते हैं। फाइनल अकाउंट में आज हम जो सॉल्व करेंगे, जो समझेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में ही जानकारी लेंगे। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल सेलेक्ट किया है और उसी एग्जाम्पल को आपको नए शेड्यूल के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में ही स्पेशली बताएंगे। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी आपके पास नंबर 3 की, उसमें हम आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट, इन तीनों को आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन आप इसको ध्यान रखिए कि वीडियो शेयर जरूर कीजिए और स्टूडेंट्स को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो गांव में दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं जहां कोचिंग सेंटर की सुविधाएं बिल्कुल ना के बराबर है। उनके भी हमारे पास कमेंट आते हैं, फ़ोन भी आते हैं। वो बच्चे कहते हैं सर आप वीडियो बनाइए, हमारे यहाँ कोचिंग नहीं है। हम बहुत परेशान हैं, लाचार हैं, दूर है भी तो 20-20 किलोमीटर दूर कोचिंग है। और अगर उनके पास अगर वीडियो अगर ये पहुँचेगी तो आप ये सोचिए कि आपके माध्यम से ही पहुँचेगी और कोई सपोर्टर, कोई सहयोगी, कोई सहभागी नहीं है जो कि उनके पास ऐसी वीडियो को पहुंचा सके। आप अगर इसको भेजेंगे तो आपके जरिए एक दूसरे से होती होती पहुंच जाएगी, उनके पास भी पहुंच जाएगी और वो लोग भी इसका लाभ उठा लेंगे। तो आइए समझते हैं फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वक्त हमने फाइनल अकाउंट को समझाने के लिए एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। यह वैसे तो इलस्ट्रेशन है यानी एग्जाम्पल है, लेकिन समझने के लिए सबसे पहले आप एग्जाम्पल से ही सॉल्व करेंगे। फाइनल अकाउंट उतना आसान नहीं है जितना कि आप समझते हैं। जब भी आप प्रश्नों को हल करें तो आप जरूरी है कि आप उदाहरण का ही सहारा लीजिए। ऐसा करने से फॉर्मेट का, आइटम्स का, हर एक चीज़ की जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप प्राप्त हो जाएगी। यदि आपने डायरेक्टली अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की और उसकी प्रैक्टिस के बगैर की, तो जाहिर है कि आप ऐसा अगर करेंगे तो गलतियों का सामना जरूर करेंगे और कटिंग बहुत ज़्यादा आएगी और बार बार काट काट के आपको लिखना पड़ेगा। इस बीमारी से बचने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप सबसे पहले उदाहरण का ही सहारा लीजिए। इसी सिलसिले में हमने यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन आपके सामने समझाने की कोशिश की है और इसी के आधार पर हम वीडियो तैयार करेंगे। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है एक कंपनी के बारे में है। इन्होंने परचेज, स्टॉक, वेजेज, डिस्काउंट, सैलरी, रेंट, जनरल एक्सपेंसेस, डेटर्स, बैड डेट्स, प्लांट, कैश, ये डेबिट साइड के आइटम्स इन्होंने दिए हैं। उनका अमाउंट सामने लिखा हुआ है। यहाँ पर क्रेडिट साइड में शेयर कैपिटल, सेल, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, रिजर्व और क्रेडिटर्स लिखा है। यहाँ पर इन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 31 मार्च 2016 को क्लोजिंग स्टॉक बताया है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पे 6% के लिए कहा गया है राइट ऑफ करने के लिए डेटर्स पर, और प्लांट का 10% डेप्रिसिएशन, सैलरी का आउटस्टैंडिंग है 3000 रुपये का 3000, रेंट प्रीपेड है 2000 रुपये यानी 2000 रुपीज़ का। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसके फॉर्मेट पर ध्यान देंगे। इसके अमाउंट को हम जब भी लिखेंगे तो फॉर्मेट को अपने मन मस्तिष्क में ध्यान से उतार लेंगे कि सबसे पहले हम कौन सा वर्ड, कौन सा अमाउंट लिखते हैं। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल सबसे पहला अमाउंट होता है, उसमें से हम कुछ डिस्काउंट वगैरह घटाते हैं। सेल्स रिटर्न है तो उसको भी घटाते हैं, फिर कंप्लीटली सेल आता है। उसके बाद उसमें अगर किसी प्रकार का डिस्काउंट है, डिस्काउंट रिसीव्ड है या सेल्स रिटर्न है, उसको हम माइनस करके लिख देते हैं। यदि नहीं होता है तो सीधा यह सेल का जो अमाउंट है, सेल को ही हम
रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। जब हम इस फॉर्मेट में इस रकम को भरते हैं यानी लिखते हैं तो सबसे पहले आप फॉर्मेट को ही अपने सामने रखिए। जब फॉर्मेट रखेंगे तो फॉर्मेट स्टार्टिंग से यहाँ से शुरू होता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 का यह प्रश्न है। यहाँ पर पार्टिकुलर्स होगा, नोट नंबर होगा, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, यह कॉलम का रूप होगा। इसमें जब आप पहला नंबर डालेंगे तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखेंगे, इसका मतलब सेल है। यदि क्वेश्चन में डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड शब्द लिखा हुआ है तो वहाँ पर आप ध्यान देंगे डिस्काउंट अलाउड यानी डेबिट साइड में जो डिस्काउंट होगा उसको हम सेल में से घटा देंगे। यानी जब हम इस प्रश्न में देखते हैं तो यहाँ पर अपहार यानी कि उपहार है ये, यानी डिस्काउंट जो कि 12,000 का है, इसको हम यहाँ से तुरंत घटा के तब हम सेल को लिखेंगे। इसके बाद अदर इनकम, अदर इनकम में हमारे पास डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये तमाम इनकम्स हमारे पास प्राप्त होती हैं। यदि यह रकम एक से ज़्यादा संख्या में है, यानी यदि यह रकम इंटरेस्ट रिसीव्ड भी है, कमीशन रिसीव्ड भी है और डिस्काउंट रिसीव्ड भी है, इस प्रकार से यह रकम इस साइड में लिखा हुआ है। यानी जैसे कि आपने यहाँ देखा उपहार यानी डिस्काउंट भी है 8,000 का, इंटरेस्ट भी है 9,000 रुपये का, इन दोनों रकमों को हम अदर इनकम बोलेंगे। यदि यह अदर इनकम है तो इसके लिए आपको नोट्स टू अकाउंट यानी एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और उसमें आप अदर इनकम को बहुत आसानी से लिख सकते हैं। यदि आपके पास वर्किंग नोट नहीं है और इन रकमों को आप टोटल करना चाहते हैं तो आपको अदर इनकम अमाउंट में आपको यहीं पर लिखना पड़ेगा। तो बेहतर परफॉर्मेंस ये होती है कि आप इनकी वर्किंग तैयार कीजिए और उस वर्किंग के सपोर्ट से इस आइटम को दिखाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद अदर इनकम का और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का टोटल करके टोटल रिवेन्यू का कॉलम बनना चाहिए। इसके बाद चौथे नंबर पर एक्सपेंसेस शब्द का प्रयोग करेंगे। एक्सपेंसेस याद रखेंगे, एक्सपेंसेस के अंदर कॉस्ट ऑफ मटेरियल आता है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल में ओपनिंग स्टॉक, परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है। अब हम इसकी वर्किंग किस प्रकार से देखेंगे आइए समझते हैं। जैसे हमारे पास ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर है 1,20,000 का, हमने गुड्स परचेज कर लिया है यहाँ पर सबसे ऊपर 4,60,000 का, इन दोनों को ऐड करेंगे। हमने यहाँ नोट्स टू अकाउंट यानी ये वर्किंग नोट है, पार्टिकुलर्स रुपीज ये नोट नंबर 1 है, यहाँ पर नंबर संख्या जरूर डालिए। कॉस्ट ऑफ मटेरियल की ये वर्किंग है, वही कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो हमने सबसे पहले एक्सपेंसेज में पहले नंबर पे लिखा है। जो एक्सपेंसेज होता है इसमें 5 खर्चे ही आते हैं, इनके अलावा छठी हेडिंग का यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है। अब ये 5 हेडिंग में आने वाली रकमों को आपको स्टेप बाय स्टेप वर्किंग करके समझना होगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल जब यहाँ पर हेडिंग में आता है तो अब क्योंकि इस नाम से तो हमने किसी प्रकार का नाम सुना ही नहीं है फाइनल अकाउंट के, ना तो डेबिट में आपको मिलेगा लिखा हुआ, ना ही क्रेडिट में मिलेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कहाँ से आता है। इसके लिए ओपनिंग स्टॉक यानी यह ओपनिंग स्टॉक यानी रहतिया प्लस परचेज 4,60,000 रुपये दोनों को जोड़िए, 5,80,000 आया। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक को घटाइए, क्लोजिंग स्टॉक नीचे लिखा हुआ है अंतिम रहतिया, 1,60,000 माइनस करेंगे 4,20,000 आएगा। तब हमने यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल के सामने 4,20,000 रुपये लिखा और ये क्योंकि ये वर्किंग नोट नंबर 1 है तो और फिर हमने यहाँ पर वर्किंग जो नोट नंबर है इसको 1 में ले जा करके इसके सामने 1 लिख दिया और नोट नंबर 1 जो है ये वर्किंग नोट का यही नंबर है फर्स्ट। इसके बाद हमारे पास दूसरा खर्चा आता है
एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेज। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेज में एम्प्लॉयज से रिलेटेड तमाम खर्चे आते हैं। इस सवाल के मुताबिक इसमें एम्प्लॉयज से रिलेटेड एम्प्लॉयज की सैलरी और वेजेज दो प्रकार की रकम दिया है, जिसमें वेजेज तो 80,000 का है, लेकिन जो सैलरी है 80,000 कहाँ है इसको देख लीजिए। वेजेज यहाँ पे है मजदूरी 80,000, सैलरी यहाँ पे लिखा हुआ है 15,000। इन दोनों रकमों का संबंध ही मजदूरों से, कर्मचारियों से होता है। इन दोनों रकमों को जोड़ लेंगे इस सवाल के मुताबिक, और इसमें 3,000 का आउटस्टैंडिंग है सैलरी में, तो इसको हम ऐड कर देंगे। सैलरी यहाँ पर हमने ऐड कर दिया 3,000 रुपये, 18,000 रुपये हो गया। इसके बाद हमने रेंट भी लिखा। यदि यह रेंट का संबंध मजदूरों से है तो इसको यहाँ लिखेंगे, यदि नहीं है तो नहीं लिखेंगे। फिलहाल हमने ये मान लिया कि इसका संबंध मजदूरों से है। तो 8,000 रुपये का यहाँ पर किराया लिखा हुआ है, इसमें प्रीपेड है यानी 2,000 रुपये का पूर्वदत्त है, उसे हमने घटा दिया तो 6,000 हो गया। अब ये तीनों रकमों का जो टोटल है 1,04,000 रुपये हो गया। जब हम यहाँ पर एम्प्लॉयज एंड यहाँ पर बेनिफिट एक्सपेंसेज लिखेंगे, इसमें वर्किंग नोट नंबर 2 डालेंगे, यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट का नंबर, और यहाँ पर 1,04,000 रुपये लिख देंगे। इस प्रकार से आपने यहाँ पर दूसरे नंबर को आसानी से समझ लिया है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है नेक्स्ट। जब हम यहाँ पर अपने हेडिंग में चलते हैं तो यहाँ पर फाइनेंस एक्सपेंसेज, यहाँ पर यह फाइनेंस एक्सपेंसेज आते हैं या फाइनेंस कॉस्ट, इस प्रकार से खर्चे लिखे होते हैं। तो फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट, यहाँ पर कॉस्ट या एक्सपेंसेज आ सकता है लिखा हुआ। इस खर्चे में इंटरेस्ट पेड, लोन का, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड, लोन का, इस प्रकार के खर्चे यहाँ पर आते हैं। हालांकि आपके जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल में इंटरेस्ट पेड या अन्य प्रकार का खर्च इस प्रकार से जो फाइनेंस से रिलेटेड है यहाँ पर लिखा नहीं है, इसलिए ये जो कॉलम है फाइनेंस कॉस्ट वाला, फाइनेंस एक्सपेंसेज वाला, ये ब्लैंक है। इसके बाद आता है नंबर डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेज का। इसमें तमाम संपत्तियों पर, स्थायी संपत्तियों पर जो ह्रास काटा जाता है उसको लिखा जाता है। अब ह्रास काटने वाला जो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ लिखा है यंत्रों पर 10% की दर से ह्रास काटेंगे। अब यंत्रों पर देखेंगे तो जो प्लांट है 1,70,000 का है, इसका जो डेप्रीसिएशन होता है वह 10% से 17,000 रुपये होता है। तो यहाँ पर हम डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन जो लिखेंगे वह 17,000 लिखेंगे। इसकी जब वर्किंग दिखाएंगे कि 17,000 कहाँ से आया है, तो इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 3 में डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन नाम से डाल के वहाँ पर डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट, प्लांट पर हमने ये 17,000 रुपये काटा हुआ है, उसी पर ये 10% चार्ज हुआ है। इसके बाद नंबर आता है अदर एक्सपेंसेज का। अब अदर एक्सपेंसेज कहाँ से आया, कितने अमाउंट अदर एक्सपेंसेज है। जब हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस एक्सपेंसेज, डेप्रीसिएशन, इन 4 खर्चों को हटाने के बाद जितने भी खर्चे बचेंगे वो सारे अदर एक्सपेंसेज में आएंगे। तो अदर एक्सपेंसेज में हमने क्या शामिल किया है, यहाँ बचेगा क्या। अब बचता है सामान्य व्यय यानी जनरल एक्सपेंसेज, बैड डेब्ट्स, और इसके बाद 2 खर्चे हो गए। तीसरा खर्चा है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये जो हमने देनदारों पे 5% से काटा है। देनदार यानी डेटर्स, डेटर्स हमारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये रहे, इनका भी 10 पर कहाँ है 5% हमें काटना होगा। तो 45,000 का 5% 2,250 रुपये होता है। इस प्रकार से सबसे पहले सामान्य व्यय यानी जनरल एक्सपेंसेज का यह अमाउंट 18,000 रुपये, बैड डेट्स 3,000 रुपये, अशुद्ध ऋण को बोलते हैं 3,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यानी बैड डेट्स है 2,250 रुपये, कुल मिलाकर के 23,250 रुपये हो जाते हैं। इस प्रकार से इसी 23,250 रुपये 23,250 को यहाँ पर अदर एक्सपेंसेज की हेडिंग में लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 5वीं हेडिंग,
और इसमें आएगा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। अब इसमें से एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स और टैक्स घटाएंगे तब जाके नेट प्रॉफिट आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि अभी ये जो प्रॉफिट आया है यह प्रॉफिट बिफोर का मतलब होता है एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और टैक्स, इन तीनों से पहले का ये प्रॉफिट है 750 से। अब ये आया कहाँ से? ये आया है 3 में से 4 को घटा के। थर्ड आइटम क्या है? टोटल रेवेन्यू। फोर्थ आइटम क्या है? ये एक्सपेंसेज 1 2 3 4, इन चारों को घटाने के बाद हमें 750 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद हम एक्सेप्शनल आइटम्स घटाएंगे। एक्सेप्शनल आइटम में कोई भी अमाउंट दिया नहीं गया है। एक्सेप्शनल आइटम में क्या आता है इसके लिए मैंने पहले भी ऑलरेडी इसका जो फॉर्मेट बनाया है उसमें बाकायदे बताया है। यहाँ पर कुछ भी रकम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो प्रॉफिट आएगा वह एक्सेप्शनल हट गया तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड टैक्स, ये 2 बचेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। यही रकम यहाँ लिख देंगे क्योंकि अगर हम 5 में से 6 को घटाएंगे तो 6 में कुछ है नहीं तो 750 ही प्रॉफिट आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आखिर है क्या? तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डैश लगा है यानी कुछ भी नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में ऐसे असाधारण खर्चे आते हैं जिनका संबंध बिजनेस से नहीं होता, आपातकालीन होता है, जैसे भूकंप से लॉस हो गया, एक्सीडेंट से हो गया, जो व्यापार की सामान्य गतिविधियों के अनुरूप नहीं होते हैं। इसके बाद अब हम 7 में से 8 को घटाएंगे तो 7 में से यानी 750 में से यहाँ नील लिखा है यानी कुछ नहीं है तो कुछ नहीं घटाएंगे तो 750 ही रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 7 में से 8 को घटाया गया तो 750 ही रहेगा। अब हमें बिफोर टैक्स वाले कंडीशन में पहुँच गए हैं। अब टैक्स को घटाना है तो टैक्स यहाँ पर लिखा गया है करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स। ना तो वर्तमान समय में किसी प्रकार के बारे में कहा, ना स्थगित किसी प्रकार का टैक्स नहीं होने की वजह से अब हम 9 में से 10 को घटाएंगे यानी 9 तो 750 है, 10 में कुछ नहीं है तो 750 में से कुछ भी नहीं घटाएंगे तो 750 रुपये ही आएगा। यही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड आएगा क्योंकि बिफोर तो खत्म हो गया। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड 750 आया। यही हमारा शुद्ध लाभ है इस वक्त, इस वर्ष का 2016 31 मार्च का यही शुद्ध प्रॉफिट, शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट है। इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर हमने एक अदर इनकम की रकम लिखा है 17,000 रुपये। ये 17,000 कहाँ से आया? यहाँ पर 2 रकम है, एक तो डिस्काउंट है 8,000 का, दूसरा इंटरेस्ट है 9,000 का। इन दोनों का टोटल ही अदर इनकम है। यदि हम इसकी अगर वर्किंग दिखाना चाहें तो वर्किंग नोट नंबर ये 5 मैंने डाल के बता दिया कि अगर आप इसको दिखाना चाहेंगे तो आप 9,000 8,000 लिखें और 17,000 यहाँ लिखें और इसका नोट नंबर 5 है तो आप यहाँ पर अदर इनकम के सामने जाइए और यहाँ पर 5 यानी 5वां नंबर वर्किंग नोट का डाल दीजिए। इसका मतलब है इस वर्किंग नोट को हमने 5वें नंबर नोट्स टू अकाउंट में दिखाया है और ये 5वें नंबर पर ही यहाँ पर लिखा गया है। पहले नंबर पर आप देखेंगे नोट्स टू अकाउंट कैसे दिखाया जाता है, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप नोट्स टू अकाउंट बनाना जानते हैं तो आपको फाइनल अकाउंट से या समझने से कोई नहीं रोक सकता। फाइनल अकाउंट में आपका दिमाग बहुत अच्छा काम करेगा और आप सवाल को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। ये ध्यान रखेंगे कि सवाल का कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। इसी प्रकार से आपको आज हमने जो समझाया है वह समझाया है फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे तैयार करेंगे। इसका जो पार्ट 3 हम लेकर आएंगे उसमें हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट किस प्रकार से तैयार करते हैं उसको अच्छी तरह सिखाएंगे।
याद रखिए, क्वेश्चन को अच्छी तरह समझने के लिए आप डायरेक्टली अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम सॉल्व ना करें, सीधा आप सॉल्यूशन पर जाएं, यानी इलस्ट्रेशन पर जाइए, एग्जाम्पल को एक एक करके समझिए। जब एग्जाम्पल को समझ जाएंगे तो आपको नोट्स टू अकाउंट को बनाने का तरीका और फाइनल अकाउंट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को और बैलेंस शीट को पेश करने का तरीका बाकायदे आ जाएगा। फिलहाल अभी हम दोबारा बनाएंगे एक और सवाल अगली वीडियो में, उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। वीडियो शेयर जरूर कीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं वीडियो मांगते रहेंगे, वीडियो उन पे पहुंच जाएगी, सॉल्यूशन लिख लिया, काम हो गया, ओके डाउनलोड मार लिया, टनाटन काम हो गया, लेकिन दूसरों को शेयर करते ही नहीं हैं। फिर मेरे पास कमेंट करेंगे, सर आपने अगली वीडियो कब अपलोड कर रहे हो, आपने अभी तक किया ही नहीं है, कब करेंगे। अरे जो अपलोड किया है उसको तो दिखा दो सबको, उस पर देखता हूँ व्यूज तो बिल्कुल ही टुल्ल मामला, समझ ही नहीं आ रहा है कि आप लोग शेयर कर भी रहे हो कि नहीं। मैंने कमेंट में बोला, एक दो बच्चों का जब बीच में फ़ोन आ जाता है, पूछता हूँ भाई वीडियो शेयर हो रहा है, कहते हाँ सर पूरी क्लास के बच्चों को सप्लाई कर दिए, सब बच्चे एक एक करके सब लोग बिल्कुल आपकी ही वीडियो देख रहे हैं। अब मेरे पास अगर 10 फ़ोन आया, 10 फ़ोन पे मैंने बोला, तो समझ लो अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो अगर 50 बच्चों ने वीडियो देखा तो इसका मतलब 10 बच्चों ने फ़ोन किए, कम से कम 500 व्यूज होना चाहिए। अब आप व्यूज देखोगे तो 500 व्यूज नहीं है, और जिस हिसाब से आप लोग कहते हो ऐसा लगता है कि आप लोगों ने बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास शेयर कर दिया है। व्यूज देखने से पता चलता है कि आप अपना ही फ़ायदा देख लेते हो, डाउनलोड मार लिया, धड़ाधड़ हो गया काम, बाकी मारो लठ। ऐसा नहीं करना है, आप इसको शेयर कीजिए। चैनल आपके लिए बना है, आप ही के लिए हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एकदम लगे पड़े हैं, और मेरी उम्मीद यही है कि आप लोगों का जो है नॉलेज बढ़ जाए और आप लोगों के वो जो अधूरे चैप्टर्स हैं वो पूरे हो जाएं। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप भी थोड़ा सा कोशिश करके आप शेयर करिए। वीडियो का व्यूज अगर नहीं बढ़ता है तो ऐसा लगता है यार बिल्कुल मामला डब्बा गोली हो रहा है, सारी मेहनत बिल्कुल पानी में जा रही है। वीडियो में किसी प्रकार की कमी नहीं होती है, मैं कोशिश करता हूं कि उसको टॉप से टॉप लेवल पे ले जाऊं, हर चीज़ आपको खोल के एक एक पॉइंट का जर्रा आपको समझा दूं। अब आप समझ भी जाते हो, परंतु मेरा एक कहा नहीं करते हो, शेयर ही नहीं करते हो। अरे भाई शेयर तो करो कम से कम, मुझे भी तो खुशी हो। अब मैं इसको बोर्ड पर भी बता सकता हूँ, लेकिन बोर्ड पर क्योंकि उतना बाहरी बोर्ड पे सवाल आएगा ही नहीं, इसे कॉपी पर ही समझाना बेहतर होगा। इतना बढ़िया तरीके से हम इसको समझा भी नहीं पाएंगे बोर्ड पर, क्योंकि बोर्ड पर या तो मैं खड़ा रहूँगा या आपको दिखाई नहीं देगा। फिर अगर मैंने वहाँ पर खड़े होकर सवाल बनाया तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, सर सामने ही आ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा, बोर्ड पर इतना बड़ा कवर करना भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना क्लियर साफ नहीं आएगा, कैमरा काफ़ी दूर रखना पड़ेगा, फिर बोर्ड पर एकदम क्लियरिटी नहीं आ पाएगी। तो बेहतर मैंने समझा कि आपको कॉपी पेपर पर बाकायदे लिख के समझाऊं, ताकि आपको भी समझ में आए कि किस प्रकार से सफाई से लिखना होता है, कैसे राइटिंग दिखानी होती है, क्योंकि आपको एग्जाम में बोर्ड पर थोड़ी लिखना है, आपको तो कॉपी पे लिखना है। इसलिए आप भी ध्यान दीजिए, पढ़िए, समझिए और लोगों को भी शेयर कीजिए। इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं, फिर लेकर आएंगे खास और महत्वपूर्ण वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।